हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सी शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं द टेक्स्ट टाइम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज फैसिलिटीज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल इन बैंक्स एंड एनबीएफसी सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय आरबीआई टिल सो लेट्स वी स्टार्ट। इंडिया में जो भी बैंक्स हैं और उनकी जो भी ब्रांचेस हैं उन सभी के लिए आरबीआई ने मैंडेट किया है कि वो कुछ ये सर्विसेज अपनी जनरल पब्लिक के लिए प्रोवाइड करें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सभी इस चीज़ के लिए लायबल होंगे कि वो एक फ्रेश और गुड क्वालिटी नोट्स और कॉइन्स ऑल डिनोमिनेशंस के ऑन डिमांड पे इशू करें टू द जनरल पब्लिक। सेकेंड, वो सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड एंड डिफेक्टिव नोट्स को एक्सचेंज करें। थर्ड, वो एक्सेप्ट करेंगे एक्ट्स, कॉइन्स एंड द नोट्स फॉर द ट्रांजेक्शन एंड द एक्सचेंज पर्पस। इसमें एक और पॉइंट आता है, वो क्या रहता है कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं और पेमेंट बैंक्स होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो म्यूटिलेटेड और डिफेक्टिव नोट्स को एक्सचेंज करें या ना करें। इनके लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉइल नोट्स। अब सॉइल नोट्स क्या होते हैं? सॉइल नोट्स क्या है कि जो भी आप सपोज कोई भी आप नोट है जिसको आप देखेंगे, उसमें क्या होता है कि हम सपोज हम उसको यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो वो समटाइम्स क्या होता है कि वो डर्टी हो जाता है। तो इस चीज़ को हम सॉइल नोट्स में डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, उसमें एक और चीज़ कवर्ड होती है, वो क्या होता है कि सपोज़ कि हम जो कोई भी एक नोट उसको लिए हुए हैं, अगर वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, देन हम उसको अगर पेस्ट कर देते हैं और फिर हम ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसके जो भी एसेंशियल पार्ट्स हैं वो उसमें कवर्ड्स हों, विच मीन्स कि जो भी एसेंशियल्स उसकी फीचर्स होंगे, लाइक जो भी उसका नंबर होता है, जो भी उसके मार्क्स एंड साइंस होते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सॉइल नोट्स। नाउ what is mutilated notes? A note which is a portion is missing or which is compromised for more than 2 pieces. Suppose कोई भी नोट जो हम देख रहे हैं उसके 2 या 3 पीसेस हो गए हैं जिसमें कोई एसेंशियल फीचर मिस हो गया है या फिर उसका कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ही मिस हो गया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे म्यूटिलेटेड नोट्स। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल नोट्स को कैसे एक्सचेंज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आपके पास कुछ सॉइल नोट्स हैं। अब सपोज उनके अगर नंबर्स 20 नंबर्स से कम होते हैं या फिर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5000 रुपीज़ से कम है, तो आप उस चीज़ को ओवर द काउंटर एक्सचेंज करवा सकते हैं और उसके लिए साथ ही आपको कोई चार्जेस भी पे नहीं करने होते हैं बैंक को। बट इसमें एक कंडीशन है, वो क्या है कि ये एक पर डे के लिए है। तो आप पर डे के 5000 रुपीज़ या फिर 20 नोट्स ये डेली बेसिस पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। बट इससे जैसे सपोज इससे ज़्यादा आपके पास होते हैं, विच मीन्स कि एक्सीड्स 20 पीसेस ऑफ द नोट्स और द वैल्यू 5000 से मोर होती है इन अ डे, उस केस में क्या होता है कि बैंक आपसे जो नोट्स होते हैं उनको ले लेता है। देन फिर वो क्या करता है, वो उस नोट की वैल्यू को आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। उससे पहले वो चेक करता है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद वो आपको उस चीज़ का क्रेडिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। बस इसके साथ क्या होता है कि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के लिए सर्विस चार्जेस लेवाया करते हैं। वो सर्विस चार्जेस आपको बैंक को पे करने होते हैं, जिसमें आपको जीएसटी साथ में वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि म्यूटिलेटेड नोट्स को हम कैसे एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, सपोज म्यूटिलेटेड जो भी नोट है हम उनको लेके जा रहे हैं जिसका कोई सपोज कि कोई इसेंशियल पार्ट मिस है या कोई इसेंशियल फीचर मिस है, उस चीज़ को हम म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते हैं। अब उसको हम लेके जाते हैं एक बैंक में। उस केस में क्या होगा कि सपोज एक पर्सन उस चीज़ को लेके गया, उसके पास कितने नोट्स हैं, उसके पास जो नोट्स हैं वो अगर 5 तक हैं, ओके, उनकी वैल्यू जो होगी वो 5000 से कम होगी। तो इस केस में क्या होगा कि हम जिस बैंक में जा रहे हैं अगर वो नॉन चेस ब्रांच है, तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम बैंक को देंगे और ओवर द काउंटर बैंक हमें उस चीज़ की वैल्यू हमें तुरंत प्रोवाइड कर देगा। अब सपोज क्या होता है कि सपोज अगर हम बैंक में ना देकर हम करेंसी चेस ब्रांच में देते हैं, उसमें क्या होता है कि करेंसी चेस ब्रांच में हम देंगे तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ की एक रिसिप्ट हमें प्रोवाइड करेगा और लेटर ऑन हमारे जो भी अमाउंट है, जो भी वैल्यू है हमारे नोट्स की, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और इस चीज़ को क्रेडिट करने की लिमिट क्या है? इस चीज़ की लिमिट होती है 30 डेज। और ये जो क्रेडिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्रेडिट हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको एक्सचेंज फिजिकली नहीं मिलता है, इसके लिए क्या होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब दूसरा केस क्या बनता है कि सपोज आप गए और आपके पास जो नोट्स हैं उनके पीसेस क्या हैं, मोर देन 5 हैं या फिर उसकी जो वैल्यू है वो 5000 से ज़्यादा है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि उन नोट्स को आपको
करेंसी चेस्ट ब्रांच में भेजना होता है। अब उसको आप कैसे भेज सकते हैं? आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, दूसरा आप उसको पोस्ट से भी भेज सकते हैं। और पोस्ट में क्या होता है कि आपको इंश्योर्ड पोस्ट करना पड़ता है। इंश्योर्ड पोस्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें जो वैल्यू होती है उसे आपको दिखाना होता है कि आप ये पर्टिकुलर अमाउंट की वैल्यू को एक इंश्योरेंस के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं। ओके, और उसकी एक्नॉलेजमेंट आप जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि उस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पर ही आप आगे जा से उसे क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही बैंक के पास वो रिसीव होगा, वो उसकी वैल्यू को चेक करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेगा, और क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है तो करेंसी चेस्ट ब्रांच क्या करती है, उस एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। अच्छा, इस क्रेडिट करने के बीच में भी क्या पीरियड होगा, उस पीरियड को वो भी 30 डेज का पीरियड होता है, मतलब 30 डेज के अंदर ही वो आपके अमाउंट को क्रेडिट कर देगी। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उस केस में करेंसी चेस्ट ब्रांच पे पेनल्टीज लग जाती है, विच मीन्स हमें इस चीज़ का कहीं भी लॉस नहीं होगा, वो विद इंटरेस्ट बैंक हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हम इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होती है कि सपोज़ कि हम कोई भी कॉइन एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं, या बैंक कोई भी कॉइन को स्टोर करता है, तो उसमें कैसे करता होगा, क्योंकि उनकी जो भी हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे उस चीज़ को, वो उसको वेगमेंट कर लेते हैं, उसका वेट करेंगे, एक कॉइन के वेट को चेक करके या 100 कॉइन को वेट को चेक करके उसको वेट को, टोटल वेट को चेक करेंगे, उससे उसको काउंट करेंगे। या फिर एक और अभी क्या चलता है कि आपको 100 रुपीज़ के शैशे बना लेते हैं। तो शैशे बनाना क्या है, मोर कन्वीनियंट है फॉर द बैंकिंग पर्पस। सेकेंडली क्या चीज़ होती है, अब हम सपोज किसी बैंक में जाते हैं म्यूटेटेड नोट्स लेके या सॉइल्ड नोट्स लेके या फिर वट, तो उस टाइप के हम नोट अगर लेके बैंक में जाते हैं और बैंक हमें रिफ्यूज़ कर देता है, किस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, वो बोल देता है कि भाई हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में क्या है कि एक्चुअली क्या है कि ये जो इनको एक्सचेंज करना होता है, ये आरबीआई के लिए, आरबीआई ने मैंडेट किया है इस चीज़ के लिए, तो बैंक इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये आपके पास राइट्स है कि आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाइए और अपने जो भी आपके पास नोट्स हैं जो सॉइल्ड हो चुके हैं या फिर म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, उनको एक्सचेंज करवा सकते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज़ क्या चीज़ होती है कि जो एक्सचेंज आप करवाते हैं, एक तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि वो आपकी 20 पीसेस सॉइल्ड नोट्स में 20 पीसेस या उससे कम होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। ओके, इसमें एक और चीज़ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि आप कोई भी नोट बैंक को देते हैं, ओके, तो बैंक क्या करता है उस नोट पे, वो उस पर एक स्टैंप लगाता है। स्टैंप क्या लगाता है, उसमें 3 टाइप के स्टैंप होते हैं, पे, पेड और रिजेक्ट। सपोज पे क्या होता है कि वो पे आपके अकाउंट में कर देगा, पेड क्या होता है ओवर द काउंटर उसने पे कर दिया आपको। ओके, अंदर रिजेक्ट कि सपोज कि उसमें एसेंशियल फीचर्स ही उसमें वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब जब एसेंशियल फीचर्स फाइंड नहीं करेगा तो आपको पे भी नहीं करेगा उस चीज़ की वैल्यू के लिए। ओके, तो उस केस में वो आपको रिजेक्ट का स्टैंप उसमें लगा देता है। अब उसको क्या, एक और चीज़ आपके माइंड में आएगी कि सपोज कि उस पर जो भी स्टैंप लगा के क्या वो बैंक आप वो नोट आपको वापस करेगा? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। वो बैंक उस चीज़ को रिटेन कर लेता है और रिटेन करके वो अपनी बैंक जो भी उसकी करेंसी चेस्ट ब्रांच होती है उसको सबमिट कर देता है, उसको रिपोर्ट कर देता है। ओके, तो अगर हम सोचें कि कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई वो नोट हमको वापस मिल जाए, फिर हम उसको कुछ और करके मार्केट में चलाना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बैंक के पास एक बार जाते हैं तो वो नोट वो रिटेन कर लेगा। ओके, अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि सपोज़ क्या होता है, समटाइम्स बैंक हमको हमारे नोट्स को एक्सचेंज करने से मना कर देता है। कब करता है, या फिर जो नोट्स हम देते हैं, सॉइल्ड नोट्स देते हैं, कुछ देते हैं, उनको वो लेने से, ऐसा ट्रांजेक्शन लेने से या फिर उसकी वैल्यू आपको देने से मना करता है। उसका रीज़न क्या होता है, सपोज़ कि कभी कभी क्या होता है कि नोट्स पे स्लोगन्स लिखे होते हैं। स्लोगन्स कैसे लिखे होते हैं आप भी जानते होंगे, काफ़ी सारे स्लोगन्स आपने देखे होंगे, लाइक सोनू गुप्ता बेवफा, हाँ, और जैसे कोई भी और भी इस टाइप के स्लोगन्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्लोगन अगर आप कुछ डिफाइन कर रहा है, लाइक वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेचर को डिफाइन कर रहा है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहता हूँ। ओके, तो उस चीज़ में क्या होगा, उस चीज़ में क्या होगा कि उस चीज़ को, वो जो भी पर्टिकुलर नोट है, उससे हम लीगल टेंडर ही नहीं मानते हैं बैंक के द्वारा, तो वो नोट एग्जैक्टली आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा एक प्रिकॉशन भी रखिए कि कभी भी आपको कोई नोट रिटर्न में दे रहा है, अगर उस पर आप देखें कि उस पर कोई स्लोगन लिखा हुआ है, ओके, तो उस नोट को आप लेने से मना कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप इन फ्यूचर उस नोट को डिपॉजिट कराने जाएंगे किसी भी बैंक ब्रांच में, तो क्या होगा कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा वो नोट, और साथ में वो अपने पास भी रख लेगा, तो कहीं ना कहीं उस वैल्यू को आपको फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इन फ्यूचर, ठीक है।
अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है समटाइम्स कि हम डिलीवरी का क्या होता है कि सपोज़ कि आपके पास कोई नोट है, ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट को अपनी इच्छा अनुसार कभी काट देते हैं, फाड़ देते हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर होती हैं, ओके, और बैंक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपने जो भी चीज़ की है या फिर इस पर्टिकुलर नोट की वैल्यू या फिर जो टेम्पर की हुई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी किसी डिलीवरेटली विलफुल एक्टिव एक्शन की वजह से हुई है, तो उस चीज़ में क्या होगा कि बैंक आपको उस पर्टिकुलर पीस ऑफ नोट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकंड में आपको क्या कहना चाहूँगा कि बैंक्स क्या करते हैं कि बैंक्स में सपोज़ कि अब आप किसी भी बैंक में जाएंगे, आपको कंफ्यूज होगा कि हम ये एक्सचेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ के लिए भी बैंक में एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। उसमें क्या होता है कि बैंक में एक डिस्प्ले बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड में क्या लिखा होता है कि सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड नोट्स एंड कॉइन्स आर एक्सेप्टेड एंड एक्सचेंज्ड हियर। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में मैं अपने सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज करवा सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़, ये बोर्ड, साइन बोर्ड जो होता है, इसको डिस्प्ले करने के लिए भी मैंडेट है। इसके लिए भी आरबीआई ने सर्कुलर्स इशू किए हैं कि बैंक्स को ये कंपलसरी है कि वो अपनी प्रीमाइसेस में इस टाइप के साइन बोर्ड्स को शो करें फॉर द जनरल पब्लिक। ओके, अच्छा भाइयों बहनों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो क्या है कि आप लोग सोचते होंगे, जैसे आप लोग कभी भी एक्सचेंज कराने जाते हैं, ओके, इसमें क्या है कि हमारे पास जो 25 पैसे का जो कॉइन होता था पहले, ओके, या फिर उससे छोटे के भी जो कॉइन्स होते थे लाइक 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, वो सारे बंद हो चुके हैं। वो कब से बंद हुए हैं? उसकी जो लीगल टेंडर उसको जो माना जाता था वो सीज हो गया। वो कब से हुआ है? वो हुआ है 30 जून 2011। ओके, तो जब भी कभी अगर आपसे कोई चीज़ का पॉइंट अगर आप में कभी आए कि भाई कोई आपसे पूछे कि भाई 25 पैसे के कॉइन्स कब से बंद हुए हैं, तो आप उनको बेधड़क बता सकते हैं कि ये 30 जून 2011 से हुए हैं। इसके लिए भी एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। ओके, जिसके अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर करेंसी, इस पर्टिकुलर कॉइन को लीगल टेंडर अब नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके साथ ही हम अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आपको कोई भी लग रहा हो या कोई सजेशन हो तो आप इस पर्टिकुलर इस कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को चेक करूँगा और जो भी सुइटेबल होगा हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या फिर हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।